नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत जो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अवश्य ही पूरे ही उत्तराखंड को या समस्त हमारे देशवासियों को गर्व होगा। तो मैं आपको बता रही किस प्रकार से शनय शनय खंतोली वासियों ने, खंतोली के खासकर जो शिक्षक थे, उन्होंने कितना बीड़ा उठाया, जबकि उनको 5-5 6-6 महीने में वेतन मिलता था। इसके बावजूद भी वो घर घर जाकर माता पिता को ये सलाह देते थे कि विद्यालय अपने बच्चों को भेजें और पढ़ाई करवाएं, और उनको समझाते थे। उसके कई दृष्टिकोण जो था उनका बदल दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन आया वो अद्वितीय रहा। तो इसके विषय में मैं आपको अब आगे बताती हूँ। मैंने जितना खोज किया है, जाना है, उसमें ये देखा है कि इस युग की देन में इससे पहले पीढ़ी के गांव के अध्यापकों का सराहनीय योगदान रहा है। ये गांव के बच्चों के पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने माता पिता को परामर्श दिया, शिक्षा के महत्व को लोगों ने समझा। अपने गांव से अति दूर के विद्यालयों में जाकर उन्होंने प्रकाश स्तंभ का कार्य किया। उन्हें 5-6 माह बाद अल्प वेतन मिलता था, पूरा भी नहीं मिलता था, परंतु वे अपने मिशन को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने से अधिक गांव को धन्य किया। बहुत ही विपन्नता में रहते हुए भी लोगों को प्रोत्साहित किया शिक्षा के प्रति। इनकी प्रेरणा से कुछ परिवारों ने जरूर ही पलायन हुआ, गांव का मोह छोड़ दिया और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवासी भी बने। ये तो अवश्य हुआ, किंतु कुछ न कुछ तो त्यागना था ही। इस स्वर्णिम युग में इंजीनियर स्वर्गीय श्री रामचंद्र पंत 1950 में अमेरिका से प्रशिक्षण लेकर भारत आए। देखिए उस समय, और एक खंतोली के छोटे से गांव से, और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत प्रसार का काम मिला। इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे वो। उनके छोटे भाई स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर पंत शास्त्रीय संगीत के धुरंधर कलाकार निकले। दोनों भाई अपने अपने क्षेत्रों में रहे और दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत के प्रोफेसर रहे। उनका नाम है, अभी भी उनके चित्र लगे हुए हैं, उनके कक्ष बने हुए हैं। अध्यापन कार्य में अधिकाधिक संख्या में गांव का प्रतिनिधित्व मिला। सचिवालय, पुलिस, सेना, कोर्ट, वन विभाग, पोस्ट ऑफिस आदि में खंतोली ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था उस समय के जो प्रमुख विभाग थे जिसमें खंतोली का कोई में पैदा हुआ कोई व्यक्ति, खंतोली का कोई व्यक्ति, आवश्यक नहीं है वो पंथ ही हो, कोई भी हो, वो उसने अपने एक मील का पत्थर न साबित किया हो अपने पराक्रम से। तो ये एक बहुत विलक्षण चीज थी। मतलब शिक्षा एक ऐसा चीज है जो ऐसी मशाल लेकर ये जला कि और गांव को भी प्रेरणा मिली इससे। इसके अलावा वर्ष 1950 से गांव का इतिहास बदलने लगा। अब धीरे धीरे जब काल परिवर्तन होता है तो प्रवृत्तियां भी बदलती हैं, और थोड़े परिवर्तन जो देखने को मिले उसके बारे में जानते हैं। गांव 2 भागों में बंटना प्रारंभ हुआ, मूलतः खंतोली और विस्तृत प्रवासी खंतोली। काफी लोग बाहर चले गए, खंतोली के तो थे वो, किंतु वो अनेक कारणों से वो बाहर भी चले गए। आज मूल खंतोली लगभग सिमट सा गया है, बहुत कम रह गया है, और प्रवासी खंतोली अधिकाधिक विश्वव्यापी विस्तार पा गया है। विश्व का कोई भी आपको देश ऐसा नहीं मिलेगा जहां खंतोली का रहने वाला वहां पर कुछ न कुछ बहुत अद्भुत न कर रहा हो। इस लेख का इसमें जो बता रही हूं मैं आपको वो यह है कि प्रवासी खंतोली विश्व समाज का अंग है। उसकी वैश्विक समस्याएं हैं, उसका संघर्ष भी कई गुना बढ़कर है। वह मिश्रित समाज में जीता है। उसको अपनी भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज बदलकर जीना आवश्यक हो गया। इसीलिए कहीं कहीं पर भाषा भी मात खा गई उसमें। उसके बाद परंतु फिर भी जिन लोगों ने उसको याद रखा वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मूल तो वो थे ही वहीं के। तो इसके अलावा उनकी जो आकांक्षाएं भिन्न हो गई। इस खंतोली ने अपने बल पर जीना सीखा, स्वावलंबी हो गया
और यही उसका भविष्य में भी बल रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो मूल खंतोली ने प्रवासी खंतोली से बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनको खुद अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपना आगे लोगों को एक मशाल दिखानी चाहिए अच्छी अनेक सकारात्मक बातों की। तो जब भावनाएं जन्म लेती हैं, अपने गांव से प्यार होता है, तो कुछ न कुछ तो अच्छा निकल कर आता ही है। प्रवासी खंतोली के जीवित 7-8% व्यक्ति ही इस श्रेणी में आएंगे, वे भी 70 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। और अगर गांव में प्रवासियों की भावनाओं को जगाने वाला कोई तंत्र विकसित किया गया, तभी उसकी सहायता मिल सकती है। मतलब इतना ज्यादा लोगों के घर में एक अलग जगह थी शिक्षा के लिए। हम ऐसा माना जाता है कि हमारे परिवार में, मैं जिस परिवार की हूँ, उस परिवार में हमारे जो मतलब बुजुर्ग थे, वो बच्चों को खदेड़ कर ले जाते थे, स्कूल जाओ करके भगाते थे, और उनको दंड भी देते थे कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुमको खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल से आओ फिर तुम्हारे पसंद का सामान जो भी तुम्हारे पास उनके पास सामग्रियां थी वो बनाते थे। मतलब जो स्त्रियां जानती नहीं थी, उनके मन में भी अलग जग गई कि हमारा बच्चा कम से कम पढ़े। तो ये जो भाव जब आता है, तो शिक्षा को कोई नहीं रोक सकता। तो ये इस तरह से हुआ। तो हमारे घर में जो हमारी जो मतलब मेरे पति की जो माता थी, वो अपने दोनों बेटों को एक डंडी लेकर भगाया करती थी कि जाओ। बहुत दूर पर एक अनार का पेड़ था, उसके भी और आगे जाकर भगाया कर, जाओ स्कूल जाओ पहले। तो इस प्रकार से घर घर में एक अलग जगह पढ़ने की, पढ़ाने की। और जो स्त्रियां थी वो भी घर में, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर गए, हमारा पति बाहर गया, हमारा भतीजा बाहर गया, तो वो अगर कुछ लिख के देगा तो हम किससे अपनी बात करें। तो उन्होंने भी घर में साक्षर होना शुरू किया कि अगर वो कोई पोस्ट कार्ड भेजेगा तो उसको मैं अपने आप पढ़ पाऊंगी, मुझे दूसरे से पढ़वाना नहीं पड़ेगा। तो वो संस्कृत के श्लोक तो उनको आते ही थे, थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान था। धीरे धीरे जब अलग जगती है ना, तो कोई भी रास्ते का पत्थर जो है वो हमारे लिए बाधा नहीं बनता है। ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ तक कि जो मातृ शक्ति थी, उनमें भी शिक्षा और साक्षर होने का और पढ़ने लिखने का एक लॉ लग गई। तो ये जो थी वो बहुत मार्के की बात है। और इस प्रकार से मैं आपको अगले अपने उसमें बताऊंगी किस प्रकार से खंतोली में शिक्षा की अलग जगह, साक्षर होने की अलग जगह, और यहाँ से गए हुए प्रवासी खंतोली वालों ने कितना विश्व में अपना, हमारे देश का नाम रोशन किया। नमस्कार, आज इतना ही।